हेलो बच्चों, आज आपका फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन हम एकदम चलते हैं बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स लेवल तक। तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन रखा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन आर्ट सेल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार पहले आपको कॉन्सेप्ट हम रिकॉल करा दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ई नॉट सेल गिवन है, यहाँ पे ई नॉट सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ई नॉट सेल दिया है 1.1 वोल्ट और आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा जी नॉट क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो पहली बात एक चीज़ आप लोग याद रखें कि जब भी किसी फंक्शन में नॉट वर्ड लग जाता है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे सभी कंडीशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे नॉट वर्ड लगा, चाहे ई नॉट सेल हो, डेल्टा जी नॉट सेल हो, कुछ भी हो, तो सभी किस पे बात करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये सभी क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे ई नॉट सेल आपको गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा जी नॉट। तो इसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसी फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर हमें सब पता है, n आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कॉपर पे 2 है, जिंक पे कितना है, 2 है। तो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 2। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जो फैराडे कांस्टेंट होता है वो होता है 96500 कूलम। ये फिक्स वैल्यू होती है। ई नॉट सेल हमको गिवन है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2 इंटू 96500 इंटू 1.1। इसी को हमें सॉल्व करना है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -212300 जूल। क्या आ गया, जूल। यहाँ पे 212300 कितना आ जाएगा, जूल। तो यहाँ पे कह सकते हैं जूल पर मोल। क्या कह दिया, जूल पर मोल। लेकिन अगर हम इसी को किलो जूल में कन्वर्ट कर दें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस, किलो जूल में बात करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो -213.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल पावर में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन करना था, इसमें ज़्यादा आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सभी वैल्यू को देखिए क्या गिवन है, क्वेश्चन पे पुट करिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। धीरे धीरे आपका लेवल हम बढ़ाते जाएंगे ताकि आपका इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और डेल्टा जी नॉट दोनों पूछ रहा है। अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डेल्टा जी नॉट कैसे निकाला जाएगा हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को भी पूछ रहा है। तो आपको रिएक्शन दिया है और ई नॉट सेल यहाँ पे वैल्यू गिवन है और फैराडे कांस्टेंट हमें पता है क्या होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भी ये फिक्स वैल्यू होती है। आप हमेशा इसे याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता है, खासकर कंपटीशन में। तो यहाँ पे अब यहाँ पे पहला स्टेप है, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है
तो जब भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो हमने क्या कहा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log बेस 10, यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन से, तो एक बात थोड़ा सा समझा दें तो आपको क्लियर हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है, तो ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन और ई नॉट सेल है सेल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। बाकी ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें यहाँ पता है कि we know that at equilibrium ई सेल जो हमारा सेल पोटेंशियल है क्या हो जाएगा, जीरो। जो वोल्ट मीटर होगा वो रीडिंग क्या शो करेगी, जीरो। तो मतलब सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसको हम यहाँ पे जीरो पुट कर दें तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसी को क्या कह देते हैं, केसी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन log बेस 10 केसी। तो ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला हमने पहले डिराइव कर दिया। कभी कभी होता क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद आता, तो आप नेक्स्ट इक्वेशन से उस फार्मूले को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब इस फार्मूले को आ गया तो हम पहले इस फार्मूले से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अब इसको हम फिर से लिखेंगे, अब पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ध्यान दें, ये जो फार्मूला है ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल निकालना है तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन log बेस 10 केसी। अब क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यू दिया है 1.05 इज इक्वल टू 0.059। हमने कहा एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो एन की वैल्यू है यहाँ पे चार्ज देखें सिल्वर पे +1 है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 चार्ज रिएक्टेंट के साइड है और 2 ही चार्ज प्रोडक्ट के साइड है। तो हमें चार्ज बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ एन की वैल्यू क्या रख देंगे 2 और यहाँ क्या आ जाएगा log बेस 10 केसी। अब अगर हम log बेस 10 केसी को फाइंड करेंगे, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 2 आ जाएगा 0.059। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39.593। चलो इतना लेते हैं। तो अब उसके बाद हमारा जो log बेस 10 केसी आया, log बेस 10 केसी ये आ रहा 39.59। तो हमें निकालना है केसी। क्या निकालना है, केसी। जब log बेस 10 केसी की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर, तो आप यहाँ पे log बेस 10 केसी है लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, केसी। अगर हम इतनी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो तो नहीं आएगा ना, क्योंकि आंसर तो हमेशा पावर में गिवन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, केसी निकालना है। जब केसी निकालना है तो एंटी लॉग यूज होगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंटी लॉग। यहाँ पर आ जाएगा जो दिया है 39.59। अब अगर इसका हमें एंटी लॉग निकालना है तो हमने कहा कि आप कितना टेबल याद करेंगे, और अगर हमें लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल दे दिया जाए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप सिंपल लॉग टेबल की हेल्प से आप आसानी से इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एंटी लॉग 39.59। अब इसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आप
एंटी लॉग को सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको दिया जाए तो आप डेसिमल से क्या करिए, ब्रेक करिए। ब्रेक करने के बाद जो डेसिमल के पहले वैल्यू है वो हमारा पावर में चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, पावर में। और ये जो 0.59 है, 0.59, अब आप चेक करिए कि किस लॉग के वैल्यू के बीच लाई कर रहा है। इसको आप देखें कि ये किस लॉग की वैल्यू के बीच लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 0.59 नियर है हमारा log 4 के, क्योंकि log 4 की वैल्यू होती 0.60। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.91 इंटू 10⁻39। तो ये हमारा क्या आ गया, केसी। एकदम सिंपल। एक बार आप फिर समझ लीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी केसी निकालना है तो एंटी लॉग यूज करेंगे, और एंटी लॉग में डेसिमल से आप ब्रेक करिए। डेसिमल के पहले वैल्यू पावर में चली जाएगी, और डेसिमल में जो वैल्यू है आप उसको चेक करिए कि किस लॉग वैल्यू के बीच एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए 2 और 3 के बीच आता है तो हम उस वैल्यू को कुछ एज्यूम करके रख देंगे। ये रहा आपका केसी। पहला आंसर आया हमारा केसी। तो अब सेकंड कहता है कि हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट। अब सेकंड आ गया, पहला तो हमने निकाल दिया। अब सेकंड आता है डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है। जब डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है तो इसके लिए भी हमने फार्मूला बताया, -NFE0 सेल। तो -n की वैल्यू कितना आ गया, 2। F है 96500 कूलम, और E0 सेल है 1.05। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा हमारा आंसर होगा। पहले जूल में आएगा, फिर जूल को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एकदम आप स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाओगे तो कोई भी डाउट नहीं होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन थर्ड। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस पे। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको हम हर टॉपिक पे कराते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 1 मोलर मर्क्यूरिक नाइट्रेट सोल्यूशन विथ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 आवर। तो अगर मर्क्यूरिक नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और करंट कितना दिया, 2 एम्पियर 3 आवर तक, तो कह रहा कितना मोल मरकरी का प्रोड्यूस होगा। तो हमने हमेशा की तरह बोला कि सबसे पहले आप देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट दिया है मर्क्यूरिक नाइट्रेट दिया है HgNO3 का होल ट्वाइस। जब इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो Hg+2 + 2NO3 माइनस में लिबरेट हो जाएगा। तो हमारा कहाँ पे आएगा, कैथोड पर, और ये हमारा क्या है, एनोड पर। 2 रिएक्शन है। तो कैथोड पर हमें क्या मिल रहा, मरकरी मेटल क्या हो रही, डिपॉजिट हो रही है। क्या हो रहा, मरकरी मेटल डिपॉजिट हो रही है, मरकरी मेटल डिपॉजिटेड। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ इससे पता चला। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें ये तो इलेक्ट्रोलिसिस करा दिए, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट हमारा क्या बना, तो मरकरी हमारा कहाँ पे मतलब रिड्यूस हो रहा, ये हमारा रिड्यूस हो रहा कैथोड पे, मतलब मरकरी कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि जो फैराडे लॉ है इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, तो इसको हम पहले एक बार समझा दें तो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, पहले इसको हम क्लियर कर लें तो समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, एक बार रिकॉल करा देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये हमसे कहता है, यहाँ पे ऑन करो, हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की बात करें
तो फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एकदम सिंपल कि W इज इक्वल टू ZIT। अब उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। W इज इक्वल टू ZIT। तो weight of substance deposited or volume of gas liberated at electrode is directly proportional to charge passed on it। जितना चार्ज पास करेंगे उतना वॉल्यूम गैस का या उतना मेटल इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर हम बात करें सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे ये कहता है कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में पास करते हैं तो जो वेट होता है इलेक्ट्रोलाइट का उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सिर्फ हम क्या कहेंगे, W/E या कह सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ले लें तो W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2। और हमने फाइनली जब पढ़ाया था तो पूरा फार्मूला डिराइव किया था और बोला था कि आप इसी फार्मूले का यूज रखिए, W/E/V/B इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q/F इज इक्वल टू I/T/F। और इसी से आपके मोस्टली सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो हमारा समरी हुआ। अब पूरा समरी बताने के बाद अब क्वेश्चन कैसे करना है इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन क्या है उस वैल्यू को नोट डाउन करना है। जब वैल्यू को नोट कर लेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है मोलैरिटी दिया है, कंसंट्रेशन क्या दिया है, मोलैरिटी मतलब 1 मोलर दिया है। चले तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेन क्या दिया है, करंट I दिया है 2 एम्पियर, ठीक, अपने फंडामेंटल यूनिट में है। और हमारा टाइम दिया है 3 आवर और टाइम को हमेशा सेकंड में रखेंगे। तो 3 × 60 किस में आ गया, मिनट में, फिर × 60 कर दिया तो किस में आ गया, सेकंड में। तो हम फार्मूले का यूज करेंगे W/E इज इक्वल टू I/T/F। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी मोल्स। पहले अगर हम वेट निकाल लें तो मोल हम फाइंड कर लेंगे। तो W आ गया। अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है मरकरी का। तो यहाँ पर Hg+2, यहाँ पे जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया था तो कैथोड पर Hg+2 ऑब्टेन हुआ था। तो अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, मरकरी का। तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी, जो चार्ज होगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो एटॉमिक मास कितना दिया है, 200.6/2। चार्ज कितना, 2। वैलेंसी मतलब चार्ज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस कराया था तो यहाँ पे आ जाएगा 100.3 इक्विवेलेंट। तो यहाँ हमने क्या रख दिया, 100.3। I कितना दिया हमारा, 2 एम्पियर। T कितना आ गया, 3 × 60 डिवाइडेड बाई 96500। जब यहाँ पर इस सभी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पहले क्या फाइंड होगा, वेट। हम क्या निकाल लेंगे, वेट। तो वेट आ जाएगा हमारा 22.45 ग्राम। कितना आ जाएगा, 22.45 ग्राम। अब हमसे पूछ क्या रहा, मोल, कितना मोल प्रोड्यूस हुआ। वेट तो हमारा आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना मोल मरकरी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पढ़ा फार्मूला कि N इज इक्वल टू W/M। अब कंसंट्रेशन में मोलर दिया ही गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हमें N निकालना है तो W/M फार्मूले का यूज करना है। W कितना आ गया, 22.45। और एटॉमिक मास या मोलर मास देखना है तो 200.6। तो कितना आ गया, 200.6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.112 मोल।
यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। इतना मोल मरकरी हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो एकदम सिंपल आप करिए, हमने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन भी बताया, तो आप स्टेप बाय स्टेप फार्मूले पे रखते जाइए और आपका सलूशन ईजिली होता चला जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सब। तो एक बार हम पहले क्वेश्चन को समझाने से पहले एक बार हम सभी फार्मूलों को पहले यहाँ लिख देते हैं कि किस फार्मूले का यूज करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। होता क्या है कि जब फार्मूले माइंड में रिकॉल नहीं होते हैं तो क्वेश्चन आता हुआ भी हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल मिला के 5 या 6 ही फार्मूले हैं जिनका यूज होना है बार बार। जैसे पहला तो हम रेजिस्टेंस से ही चलते हैं एकदम बेसिक, R इज इक्वल टू रोयल अपान ए, तो ज़्यादा लिखेंगे नहीं, एकदम बेसिक से चलेंगे। फिर आता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस C होता है C इज इक्वल टू 1 अपान R। अगर हम बात करें यहाँ पे मोलर मतलब कंडक्टिविटी, यहाँ देख रहा कंडक्टिविटी, तो K इज इक्वल टू 1 अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा R इंटू L अपान ए। तो ये फार्मूला हो जाता है कंडक्टिविटी का। एक होता है सेल कांस्टेंट जिसे कहते हैं X इज इक्वल टू L अपान ए, ये हमारा सेल कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, कंडक्टेंस है C इज इक्वल टू 1 अपान R, और K है कंडक्टिविटी, K इज इक्वल टू 1 अपान R इंटू L अपान ए। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने जो दिया है 1 अपान R दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C, और यही क्या है X है, तो K इज इक्वल टू C इंटू X। या इसी को हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, K इज इक्वल टू C को लिख सकते हैं 1/R इंटू X, क्योंकि ये सभी बार बार रिपीट हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे तो कंडक्टेंस हुआ, फिर उसके बाद आता है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपान मोलैरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आता है K इंटू 1000 अपान नॉर्मलिटी। इतने ही फार्मूलों का यूज करना है। अब देखिएगा कैसे हम क्वेश्चन कराते हैं, और आपको इतने फार्मूलों को हेल्प से आपके सभी क्वेश्चन होंगे। आप पहले एक क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, तब समझाते हैं। कह रहा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फाउंड टू बी 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन। कह रहा कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें गिवन वैल्यू को नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन मोलैरिटी दिया है 1.5 मोलर, और हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो गिवन है 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और हमसे पूछ क्या रहा, कंडक्टिविटी के पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूले पे है, कुछ और आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या करिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। तो अगर हमें K निकालना है तो लैम्डा m इंटू m अपान 1000, तो यहाँ पर हमारा लैम्डा m है 138.9 इंटू मोलैरिटी है 1.5 डिवाइडेड बाई 1000। जब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी। और जो कंडक्टिविटी आएगा ये आएगा हमारा के 0.208 यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
क्या आ गया हमारा के, ये आ गया हमारा के। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब इसी पे हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको रेजिस्टेंस भी रहेगा, सेल कांस्टेंट भी रहेगा, जिसमें आपको एक से अधिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तब उसको हम कैसे करेंगे? यहाँ तो आपने सिंपल फार्मूले पे वैल्यू पुट किया और आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, इसी पे क्वेश्चन और देते हैं, अब उसको देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.005 मोलर NaOH सॉल्यूशन of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 10 to power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. अब यहाँ मोर देन वन कैलकुलेशन आपसे पूछ लिया, अब आपको करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको कि गिवन क्या है उसको नोट डाउन कर लेना है। तो जो मोलैरिटी दिया है 0.05 मोलर दिया है और गिवन वैल्यू जो है, उसके बाद फिर हमारा जो डायामीटर दिया है, डायामीटर है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। तो डायामीटर रेडियस जो है डायामीटर का हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा 1 का हाफ। अब उसके बाद हमारा क्या दिया लेंथ, लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस दिया हमारा 5.55 इंटू 10 टू पावर 3 ओम, ये आपको गिवन है। अब उसके बाद हमें क्या करना है 1 बाई 1 सॉल्व करना। हमें क्या निकालना है रेजिस्टिविटी, तो कैसे निकालेंगे R = ρL/A, तो रो निकालना है तो RA/L आ जाएगा। तो हमें तो A पता नहीं है, तो A हम कैसे फाइंड करेंगे? A = होता है πr², पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमने भी निकाला 1/2 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा एरिया आएगा वो आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इसी फार्मूले पे पुट कर देंगे रो = RA/L पर, तो R कितना हमारा 5.55 इंटू 10 टू पावर 3, एरिया है 0.785 डिवाइडेड बाई लेंथ हमारा है 50 सेंटीमीटर। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा रेजिस्टिविटी। तो जो हमारा रेजिस्टिविटी आएगा ये आ जाएगा 87.13 ओम सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा रो, ये हमारा क्या आ गया पहला। तो अब यहाँ पे हमारा पहला जो कैलकुलेशन है रेजिस्टिविटी, ये हमारा रो यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे सिंपल पहले एक बार समझ लें, जो वैल्यू गिवन हो उसको रखकर देखिए हमें किस फार्मूले का यूज करना है। इस फार्मूले का यूज किया तो हमारा क्या आ गया रो। अब हमें दूसरा निकालना है कंडक्टिविटी। क्या निकालना है कंडक्टिविटी। अब सेकंड देखें कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो कंडक्टिविटी निकालना है सेकंड, तो हमने पहले बताया था कंडक्टिविटी K = 1/ρ कह दो, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/R इंटू L/A, या इसे लिख सकते हैं C इंटू X। ये सभी किसका फार्मूला है कंडक्टिविटी का। तो यहाँ पे सिंपल है कि हमारा रो आ गया है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं रेजिस्टिविटी। जब रेजिस्टिविटी आ चुका है तो हम इसी फार्मूले को यूज करें। तो K = 1/ρ और रो की वैल्यू दिया 87.13, कितना आ गया 87.13। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो हमारा जो कंडक्टिविटी आएगा ये आ जाएगा 1.148
1.148 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा क्या आ गया? के आ गया। अब जब के आ गया तो के बाद ये हमारा आ गया कंडक्टिविटी। अब उसके बाद थर्ड कहता है मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, मोलर कंडक्टिविटी के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। तो हमारा के कितना है? 1.148 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में 0.05, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 229 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमारा क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। तो आप इन फार्मूलों का यूज करके आप और भी क्वेश्चन को अप्लाई करें और उम्मीद करते हैं कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखें ताकि क्वेश्चन पढ़ते समय हमें ये आइडिया लग जाए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन वैल्यू है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। आप इसको खूब कायदे से समझें और भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इसी के साथ शुभ रात्रि। आप लोग